अभी तक आपने सेमीकंडक्टर्स में डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स पढ़े। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स हैं, पी टाइप, एन टाइप, और उसके बाद आपने सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में अब तक पढ़ लिया है। डायोड का वर्किंग आपको अच्छी तरह से पता है, और आप डायोड के ऊपर बेस्ड आपका रेक्टिफायर, एक एप्लीकेशन है ये डायोड का। वैसे तो डायोड के और भी बहुत जगह पर एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि रेक्टिफायर्स में है। आज हम रेक्टिफायर्स और ट्रांजिस्टर्स दोनों पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर्स का आपको सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है सिलेबस में, इसलिए मैंने इसको इसके साथ ही मर्ज कर दिया है। देखिए, जो सेमीकंडक्टर डायोड के एप्लीकेशंस हैं उसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज फॉर रेक्टिफिकेशन। देन the diodes are also used as clipper circuits or clipper elements to clip a portion of AC। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट का एक पर्टिकुलर पोर्शन क्लिप करके अलग करना हो उसके लिए भी यूज होते हैं। क्लैम्पर, कोई सर्टेन रेफरेंस वोल्टेज है उसको क्लैम्प करना है, क्लैंपिंग के लिए भी इनका यूज किया जाता है। या एज स्विचेस यूज होते हैं। आपने ये पढ़ा था बायसिंग में कि जब फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो एज ऑन स्विच वर्क करता है, और जब रिवर्स बायसिंग में होता है तो एज ऑफ स्विच वर्क करता है। तो जहां भी आपको स्विचिंग करनी हो, ऑन ऑफ इस तरह की चीजें करनी हो, तो वहां पर भी डायोड्स का यूज होता है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं उसमें बल्क में डायोड्स का यूज होता है, डायोड सर्किट्स का। अब हम आ जाते हैं डायोड का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, जो उसका वर्किंग है वो देखिए। डायोड को अगर एसी इनपुट दिया जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट का इनपुट दिया जाता है, तो आधे साइकिल के लिए तो वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है और बाकी के आधे के लिए वो रिवर्स बायस्ड होता है। हाफ साइकिल में जब एक उसका पॉजिटिव और दूसरा एज निगेटिव होता है तो जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है, और दूसरे हाफ सर्किट में रिवर्स बायस्ड होता है। जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो इसमें से करंट फ्लो होती है, आप देख सकते हैं रेड कलर का एरो दिख रहा है, और जब वो रिवर्स बायस हो जाता है तो उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होती। और इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है रेक्टिफायर्स में। रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर्स आर इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट आर यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, या the device which is used to convert AC alternating current into DC direct current is known as rectifier। रेक्टिफायर जो है वो एक या एक से ज्यादा पीएन जंक्शन डायोड्स का यूज करता है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स। फर्स्ट वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकंड इज फुल वेव रेक्टिफायर। आइदर इट इज हाफ वेव और फुल वेव, दोनों का काम क्या है? जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट को एज इनपुट ले, ये जो है उसका इनपुट दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, और जो आउटपुट देता है दैट इज डायरेक्ट करंट। सो अ रेक्टिफायर accepts alternating current as input and provides direct current as output। So whenever we use rectifier we can get DC after conversion from AC। अब आप कहेंगे कि AC को DC में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है? हमारे पास DC जनरेटर्स हैं, हमारे पास बैटरी है, सेल हैं, हम उनसे काम चला सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं दे ऑल रन ऑन डीसी, उनमें से कोई भी एसी पे रन नहीं होती। ये मत कहिएगा कि आपका कंप्यूटर जो है वो एसी पे चल रहा है, वो एसी पे नहीं चलता। एसी से वो पावर को लेके कन्वर्ट करता है डीसी में, और फिर आपका कंप्यूटर जो रन होता है वो डीसी पे रन होता है। आपका सेल फोन डीसी पे रन होता है। बैटरी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, आपको बैटरी को बार बार चार्ज करना पड़ता है। चार्जिंग के लिए आप क्या दूसरी बैटरी लेंगे? नहीं, चार्जिंग के लिए आप एसी सर्किट का यूज करते हैं। तो अब वो एसी जो आपकी आ रही है वो आपको डीसी में कन्वर्ट करने का काम आपका जो चार्जर होता है उसमें रेक्टिफायर सर्किट भी होता है। तो इस तरह से चूंकि हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डीसी पे रन होती हैं और हमको इजीली अवेलेबल एसी है, इसलिए हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करना अच्छा समझते हैं। हम बैटरीज का भी यूज कर सकते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स एक सर्टेन टाइम स्लॉट के साथ उनका एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेंगे। उससे इजी पड़ता है कि एक छोटा सा रेक्टिफायर सर्किट बना के उसमें लगा लिया जाए और एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये यूज है आपका रेक्टिफायर का। दो तरह के रेक्टिफायर्स आपको मैंने बताया, फर्स्ट वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकेंड इज फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर इसलिए कहलाता है क्योंकि जो एसी की वेव है
उसके हाफ पोर्शन को ये कन्वर्ट कर देता है डीसी में, बाकी के हाफ पोर्शन को नहीं करता है। ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका जो एसी है उसका साइकिल इस तरह से चलता है। अगर कोई रेक्टिफायर ऐसा है जो इसके हाफ साइकिल को तो कन्वर्ट कर दे और दूसरे हाफ को ना करे, फिर अगले हाफ को कन्वर्ट कर दे, फिर अगले हाफ को ना करे, ऐसे, या इसको ना करे इसको कन्वर्ट कर दे, दोनों में से कोई भी तरीका वो यूज कर ले, if it converts only half cycle of AC into DC, then this is known as half wave rectifier। जो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट होता है वो पल्सेटिंग होता है। क्यों? आप देखिए हाफ साइकिल में तो आउटपुट आ रहा है, दूसरे हाफ में आउटपुट नहीं आ रहा, तो एक बार आता है एक बार नहीं आता, फिर एक बार आता है फिर नहीं आता, दिस इज नोन एज पल्सेटिंग आउटपुट। इसके अलावा एक और चीज होती है, इसमें जो आउटपुट आपका होता है वो रिपल्स के साथ होता है। रिपल्स, पानी के ऊपर ऐसे रिपल्स फॉर्म होते हैं, ये देखिए, ये आउटपुट आया, यहाँ नहीं आया, फिर आया, फिर यहाँ नहीं आया, और ये जो है ये रिपल है, उसमें बढ़ घट रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो अगर इस तरह का कोई भी डिवाइस है which can convert only half cycle of input AC signal into output signal DC, then it is known as half wave rectifier। और जो DC सिग्नल इसका आउटपुट मिलता है वो पल्सेटिंग होता है और विद रिपल्स होता है। जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें एक तो सिंगल पीएन जंक्शन डायोड चाहिए उसको, और दूसरी चीज उसको क्या चाहिए, एक उसको लोड चाहिए। लोड यानी आपका जो एपरेटस, एग्जांपल के लिए अगर आप फोन को चार्ज कर रहे हैं तो फोन जो है वो आपका लोड कहला जाएगा। और तीसरी चीज आपको जो चाहिए है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों चाहिए? क्योंकि आपका फोन जो है उसकी बैटरी तो 5 वोल्ट की है और जो आपका एसी सप्लाई आ रहा है वो 230 वोल्ट पे आ रहा है, तो उस 230 वोल्ट को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कम वोल्टेज में, डाउन ले आना पड़ेगा, वोल्टेज उसका आपको स्टेप डाउन करना पड़ेगा फ्रॉम 230 टू 5, या आप कंप्यूटर को अगर रिचार्ज कर रहे हैं तो आपको 230 टू 12 वोल्ट पे आपको उसको ले आना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो व्हेनेवर वी मेक अ हाफ वेव रेक्टिफायर, वी नीड one step down transformer, we need one AC source, we need one PN junction diode and the load which is used to accept that output or DC। अब देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बनाया हुआ है। ये आपका एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, AC इनपुट सोर्स जिसको कहते हैं, आपका वॉल सप्लाई आ रहा है, ये बनाने का मतलब है कि AC है ये, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पर देखिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, प्राइमरी कॉइल ये वाली है, ये P लिख देती हूँ मैं, ये सेकेंडरी कॉइल S लिख देती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपका एक डायोड यूज हुआ है D, और फिर ये आपका लोड जो आपका सेलफोन हो, कंप्यूटर हो और व्हाटएवर इट इज, ये आपका छोटा सा हल्का फुल्का सा सर्किट है। और अब आप ये समझिए कि डायोड का वर्किंग क्या होता है। पहले मैं यहाँ से समझाती हूँ, फिर मैं आपको एनिमेशन भी दिखा देती हूँ इसका। देखिए जब आपका ऑल्टरनेटिंग करंट ऑन होता है तो पहले हाफ में जब आपका ये वाला फर्स्ट वाला हाफ आता है, ये वाला हाफ जब आपका है तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका डायोड है इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, क्योंकि पी टाइप पॉजिटिव से जुड़ा है और एन टाइप नेगेटिव से। इसका मतलब यहाँ से करंट फ्लो होगी, ये कंडक्टिंग है, इसमें करंट फ्लो होगी। यहाँ पर आपको आउटपुट ऑब्जर्व होगा तो आपका आउटपुट इस तरह से आ जाएगा। जब आपका ये सेकंड वाला नीचे वाला आएगा उस केस में ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। उस केस में ये डायोड जो है ये आपका रिवर्स बायस्ड हो गया। रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो इस साइकिल में कोई करंट फ्लो नहीं होगी इस हाफ साइकिल में। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल इसका होगा, फिर करंट फ्लो होगी, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल इसका होगा, उसमें करंट नहीं फ्लो होगी, एंड सो ऑन। दिस इज हाउ दिस डायोड वर्क्स। इसका एक छोटा सा एनिमेशन देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का। आप देखिए जब फर्स्ट वाला साइकिल चल रहा है तो यहाँ से करंट फ्लो होके लोड तक पहुंच गई, और जब उसका सेकंड हाफ शुरू होता है तो यहीं पे जाके रुक जाता है, क्योंकि इस समय आपका डायोड जो है वो रिवर्स बायस्ड है। फिर फर्स्ट हाफ जब शुरू होगा तो करंट फ्लो हो जाएगी पूरे सर्किट में, और ये आप देख सकते हैं कि ये लोड तक पहुंचती है।
जब सेकेंड हाफ शुरू होता है तो ये रिवर्स बायस्ड हो जाता है, तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होती और आपको कोई आउटपुट नहीं मिलता। इसको हमने जो आपका इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म है उसमें बनाया है। ये देखिए, ये आपका एसी इनपुट है, दिस इज एसी इनपुट। वी आई आपका या वी इन आपका है ये। इसमें आपका जो साइकिल है वो साइन कर्व पूरा चल रहा है। ये आपका डीसी आउटपुट है जिसको मैं वी आउट से यहाँ से लिख देती हूँ। ये आपका डीसी है और आप ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में आउटपुट मिल रहा है, दूसरे डायरेक्शन में कोई आउटपुट नहीं है। सो इट इज अ डायरेक्ट करंट, लेकिन एक बार आउटपुट आता है, एक बार नहीं आता, फिर एक बार आता है, फिर एक बार नहीं आता, यानी कि पल्सेटिंग आउटपुट है। और दूसरा आप ये देख सकते हैं कि एक सिंगल वैल्यू का आउटपुट नहीं है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है, नीचे से ऊपर तक जाता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, फिर बढ़ता है फिर कम होता है एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, लेकिन बढ़ना घटना रिपल्स वहां पर हैं। So the output of half wave rectifier is pulsating and it is full of ripples. अब देखिए इसका क्या फायदा और नुकसान है। एडवांटेज क्या हुआ, बहुत सस्ता है, इसको बनाना आसान है क्योंकि बहुत कम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इसको बनाने के लिए चाहिए हैं। इट नीड्स अ स्मॉल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, सो इट इज चीप। दूसरा, इट इज इजी एंड सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, कुछ नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्किट है, कुछ आपको मेहनत नहीं करनी, सो इट इज सिंपल एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है, हाफ साइकिल में आउटपुट आता है, दूसरे हाफ में नहीं आता, यानी कि पावर लॉस होता है। सो इट लीड्स टू पावर लॉस बिकॉज देयर इज ओनली आउटपुट इन हाफ साइकिल एंड अदर हाफ साइकिल हैज नो आउटपुट। दूसरा, लो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि जो है आपका जब पावर लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली आउटपुट लो होगा। आउटपुट पल्सेटिंग होता है, एक बार आता है एक बार नहीं आता। जो आउटपुट करंट है वो प्योरली डीसी नहीं होती है या सिंगल वैल्यू की डीसी नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिपल्स होते हैं और इसका रिपल फैक्टर ज्यादा होता है। रिपल फैक्टर देखिए ज्यादा क्यों होता है, थोड़ा सा इसको समझा दूं मैं आपको। रिपल फैक्टर इसलिए ज्यादा होता है कि मान लीजिए आप यहाँ का पोर्शन लेंगे, इस पोर्शन को आपको इतने वैल्यू की आपको डीसी चाहिए, तो यहाँ पे तो है और यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो रिपल फैक्टर इसलिए इसका बढ़ जाता है। यूजेस देख लीजिए हाफ वेव रेक्टिफायर के। लो पावर जहां पर भी जरूरत है, बैटरी सिंपल बैटरी चार्जर सर्किट्स जितने भी होते हैं जहां पे लो पावर की जरूरत है वहां इनको यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड फॉर पल्स जनरेशन जो कि ऐसे ऐसे करके चलता है जिसमें बीच में गैप्स होते हैं। सिग्नल डीमॉड्यूलेशन सर्किट्स में दे आर यूज्ड, फायरिंग सर्किट्स में दे आर यूज्ड, सोल्डरिंग आयरन सर्किट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, रेडियो सर्किट्स में डिटेक्टर की तरह से, ये सब आपका जो है यूजेस हैं। आपको एक या दो यूजेस इसके याद रखने हैं। फुल वेव रेक्टिफायर पे आ जाइए। फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट होता है या एक ऐसा डिवाइस होता है विच कन्वर्ट्स बोथ साइकिल्स, बोथ हाफ्स ऑफ एसी साइकिल इनटू डीसी। ये दोनों हाफ्स को कन्वर्ट करता है, तो आपका जो आउटपुट है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, वो पल्सेटिंग नहीं होता। आपको डीसी वोल्टेज मिलता है वो, हालांकि अभी भी ये प्रॉब्लम रहती है कि रिपल्स हैं, लेकिन अब वो रिपल्स चूंकि बीच में गैप्स नहीं है इसलिए जो इसका रिपल फैक्टर होता है वो कम हो जाता है। दो तरह के फुल वेव रेक्टिफायर्स होते हैं, पहला सेंटर टैप्ड हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टैप्ड हाफ वेव रेक्टिफायर 2 डायोड्स का यूज करता है, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड्स का यूज करता है। आपके सिलेबस में सिर्फ सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर है, तो इस समय मैं सिर्फ सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर डिस्कस करूंगी। Center tapped full wave rectifier is a type of full wave rectifier that uses 2 diodes connected to the secondary of a center tapped transformer। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर आप इसमें यूज करेंगे, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको इसमें भी कुछ चीजें कॉमन चाहिए। पहला, आपको एसी सोर्स चाहिए, दूसरा आपको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर चाहिए, तीसरा आपको 2 डायोड्स चाहिए, हाफ वेव में एक चाहिए था, यहाँ 2 चाहिए। चौथा, आपको जो सेकेंडरी कॉइल है उसके ऊपर सेंटर टैपिंग होनी चाहिए, इस तरह का ट्रांसफार्मर होना चाहिए। और जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो कपल्ड होता है सेंटर, जो आपका सेकेंडरी का सेंटर है वहां से लोड से कपल्ड होता है, यानी कि जो लोड है वो सेंटर ऑफ सेकेंडरी कॉइल का जो टैपिंग है वहां पर कनेक्ट किया जाता है। फिगर देख लीजिए इसका, ये हमने, ये आपका एसी सोर्स है, इनपुट आपका वी इन है, आपका ये प्राइमरी कॉइल है P, ये सेकेंडरी कॉइल है S,
आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी कॉइल के बिल्कुल सेंटर पे टैपिंग की गई है और ये आपका लोड है जहां पर कि आपको आउटपुट मिलेगा। इसके अलावा ये एक डायोड D1 और ये दूसरा डायोड D2। छोटी सी, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जो सेकेंडरी कॉइल के सेंटर पे टैपिंग होता है दैट इज नॉट वेरी इजी। तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, बट देखने में आपको ये सिंपल सा ही लगेगा। वर्किंग समझ लीजिए। वर्किंग क्या होती है, जब आपका हाफ साइकिल ये वाला शुरू होता है तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ये पॉजिटिव होने का मतलब ये आपका जो है D1 जो है वो कंडक्टिंग होगा और D2 जो है वो नॉन कंडक्टिंग होगा, यानी कि करंट फ्लो होके ऐसे चली जाएगी। लोड में जो आपको करंट मिलेगी वो इधर से राइट टू लेफ्ट मिलेगी। उसके बाद जब ये दूसरा हाफ शुरू होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी D1 नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा और D2 कंडक्टिंग हो जाएगा। इस केस में जो करंट है वो इधर से फ्लो होके इधर चली जाएगी। सेंटर पे टैपिंग है, सर्किट पूरा होता है, तो ये आपका पहली बार ऊपर वाले सर्किट में करंट फ्लो होगी, दूसरी बार नीचे वाले में, फिर ऊपर में, फिर नीचे में, फिर ऊपर में, फिर नीचे में। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो लोड में डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज सेम, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वो हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ को करंट है, यानी कि करंट का डायरेक्शन अब इसने सेम कर दिया। यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन पहले इधर और पहले इधर चेंज हो रहा था वो नहीं रहा, बल्कि अब हर बार करंट का डायरेक्शन जो है वो सेम हो गया। दिस इज हाउ इट कन्वर्ट्स बोथ हाफ्स इनटू DC। रिपल्स अभी भी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हैं और बाकी नहीं है। कुछ आपको रिपल दिखता है, फिर खत्म, फिर दिखता है, फिर खत्म। अगर आप यहाँ के लेवल की कोई भी DC निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी रिपल नहीं मिलेगा, इसलिए जो इसका रिपल फैक्टर होता है वो लो होता है। ये आप उसका एनिमेशन देख सकते हैं, जो आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है। फर्स्ट हाफ जब आपका AC का यहाँ पे चल रहा है, यहाँ देखिए, जब आपका फर्स्ट हाफ चलता है तो ये ऊपर वाले में आपको यहाँ से करंट फ्लो होती हुई दिख रही होगी, और जब ये नीचे का हाफ चलता है तो नीचे वाले में करंट फ्लो होती है। ध्यान से देखिए, एक बार ऊपर वाले सर्किट में करंट फ्लो होती है, यहाँ से यहाँ एक बार फ्लो हो रही है, और फिर यहाँ से यहाँ। तो ये आपका एक बार ऊपर से ऐसे, फिर नीचे से ऐसे, फिर ऊपर से ऐसे, फिर नीचे से ऐसे करंट आपकी अब पूरे सर्किट में फ्लो होती है। दोनों टाइम्स में, दोनों हाफ्स में फ्लो ऑफ करंट है, लेकिन एक बार थ्रू D1 है और दूसरी बार थ्रू D2 है। लेकिन जो आपका लोड है आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो फिक्स है, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दिस इज हाउ इट कन्वर्ट्स द AC इनटू DC। यहाँ देखिए, इसका इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म, जो आपका Vin है वो इधर दिखाया हुआ है और जो आपका Vout है वो इधर दिखाया हुआ है। टाइम के साथ Vin और Vout, इसमें भी आउटपुट है, इसमें भी आउटपुट है। इसका आउटपुट नीचे था, ये इनपुट नीचे था, लेकिन आउटपुट आपका उसी डायरेक्शन में है। फिर आउटपुट, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूअस आउटपुट है। सो इन फुल वेव रेक्टिफायर देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस आउटपुट, देयर आर स्टिल रिपल्स बट द रिपल फैक्टर इज लो, रिपल्स आर लेस। एडवांटेज क्या है फुल वेव रेक्टिफायर के या सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के, कि इनका जो रिपल फैक्टर होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर से बहुत कम होता है। इनकी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ट्वाइस होती है, क्योंकि जितना आउटपुट हाफ वेव में मिल रहा था उससे डबल आउटपुट यहाँ पर मिलता है। जो DC आउटपुट वोल्टेज है, DC लोड करंट है, इन सब की वैल्यू डबल हो जाती है फुल वेव रेक्टिफायर में एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर, एंड दीज आर द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिपल फैक्टर जो है वो, सॉरी, डिसएडवांटेजेस क्या है, जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसको नंबर ऑफ डायोड्स ज्यादा चाहिए होते हैं। अगर आपका सेंटर टैप्ड है तो 2, और अगर आपका ब्रिज रेक्टिफायर है तो 4। अगर आप छोटे वोल्टेज की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट बहुत अच्छा नहीं होता। जहां पर आपको कम वोल्टेज चाहिए या आपको पल्सेटिंग वोल्टेज की जरूरत है, वहां पे हमेशा हाफ वेव रेक्टिफायर, जैसे कि पल्स जनरेटर है, वहां पे आपको हाफ वेव रेक्टिफायर ही अच्छा रहता है। तो हर एक सर्किट के लिए फुल वेव रेक्टिफायर सुइटेबल नहीं होता। जो आपका सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें सेंट्री, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके सेंटर पे जो टैपिंग होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो ये 3 डिसएडवांटेजेस हैं फुल वेव रेक्टिफायर के।
एप्लीकेशंस देख लीजिए, मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में, चार्जर में, इन सब में जो आपके सर्किट्स होते हैं, ये सब जो चार्जर सर्किट्स इन सब के होते हैं, या आपका गिटार आता है, इलेक्ट्रॉनिक गिटार है, या और भी इलेक्ट्रॉनिक आपके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उन सब का जो आपका चार्जर सर्किट होता है, उन सब में फुल वेव रेक्टिफायर होता है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आपके कंप्यूटर में लगा होता है, यूपीएस उसके अंदर होता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हमारे जो होम इन्वर्टर्स होते हैं उसमें एसी से डीसी कन्वर्ट होता है। एलसीडी, एलईडी, या आपकी जो ट्रेन में जो लाइट्स जलती हैं, ट्रेन के अंदर की लाइट्स और फैंस, दे ऑल रन ऑन डीसी, तो वहां पर भी एसी आपके रेक्टिफायर सर्किट्स होते हैं, मेन लाइन से एसी लेके और फिर उसको वो डीसी में कन्वर्ट करके वो रन करता है। कार ऑल्टरनेटर्स, जिससे कि कार की बैटरी चार्ज होती है। एलईडी ड्राइवर सर्किट्स, ऑडियो एम्पलीफायर्स, रेडियोस, ये सब आपके यूज करते हैं रेक्टिफायर सर्किट का। अब हम आ जाते हैं सेमीकंडक्टर डायोड पे, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर पे। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर जो है, इट इज अ 3 टर्मिनल 2 जंक्शन डिवाइस। डायोड क्या था? इट वाज 2 टर्मिनल एंड 1 जंक्शन डिवाइस। उसका एक टर्मिनल एनोड था, दूसरा टर्मिनल कैथोड था, और बीच में उसका जंक्शन था जो कि पीएन जंक्शन कहलाता था। यहाँ ट्रांजिस्टर में ऐसे समझ लीजिए कि 2 डायोड्स को लेके आपने उनको उल्टा करके जोड़ दिया है। अगर एक का पी इधर है तो दूसरे का पी इधर है, दोनों के एन को जोड़ दिया, या एक का एन इधर है, दूसरे का एन इधर है, दोनों के पी को जोड़ दिया। यानी कि 2 तरह से आप ट्रांजिस्टर्स को बना सकते हैं। कोई भी ट्रांजिस्टर जो है उसके अंदर 3 टर्मिनल्स हो जाएंगे, 2 तो साइड्स वाले और एक बीच वाला, और 2 जंक्शन हो जाएंगे, एक जंक्शन इधर वाला और एक जंक्शन इधर वाला। ऐसे मैं इसको आपको फिगर में बना के दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए एक डायोड आपने ये लिया और दूसरा डायोड आपने ये लिया, इनको आपने यहाँ से बिल्कुल जोड़ दिया, और आपका जो नया डिवाइस बन गया वो कुछ इस तरह का बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जंक्शन ये है, दूसरा जंक्शन ये है, तो 2 जंक्शन हो गए, एक टर्मिनल ये, दूसरा टर्मिनल ये, तीसरा टर्मिनल ये। सो ट्रांजिस्टर इज अ 2 जंक्शन एंड 3 टर्मिनल डिवाइस. It is made of semiconductor material, that is why it is called semiconductor transistor. ट्रांजिस्टर को हम 3 क्रिस्टल को ज्वाइन करके बना सकते हैं। ये लगता ऐसे है कि आपने 2 डायोड्स को ज्वाइन किया है, बट इन फैक्ट ऐसा नहीं होता। फैक्चुअली क्या है, इट इज मेड बाय यूजिंग 3 क्रिस्टल्स, 2 p टाइप एंड 1 n टाइप, और 2 n टाइप एंड 1 p टाइप। जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें 2 p के बीच में एक n को सैंडविच कर दिया जाता है, या 2 n के बीच में एक p को सैंडविच करके ये ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। और इसके जो ये तीनों रीजन्स बनते हैं, 2 p और एक n, या 2 n और एक p, ये 3 रीजन्स हो गए। इन तीनों में जो डोपिंग होता है, डोपिंग यानी कि एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी जो होता है, वो अलग अलग होता है। ये ट्रांजिस्टर्स हैं जो आपको बाजार में देखने को मिलेंगे, आपको लैब में देखने को मिलेंगे। शक्ल इनकी ऐसी होती है। इसमें नीचे आप देख सकते हैं कि 3 टर्मिनल्स हैं। इनके तीनों टर्मिनल्स में एक का नाम बेस होता है, दूसरे का एमिटर और तीसरे का कलेक्टर। आगे हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि ट्रांजिस्टर को कैसे बनाया जाता है। इफ अ p टाइप क्रिस्टल इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 n टाइप क्रिस्टल्स, और n type crystal is sandwiched between 2 p type crystals, then we get a transistor. इसके अलावा इनको बनाने का एक और तरीका होता है, आप अलग अलग डोपिंग भी कर सकते हैं। एक सिंगल क्रिस्टल ले लिया हमने बड़ा सा सेमीकंडक्टर का, उसमें यहाँ पे डोपिंग आपने ट्राईवेलेंट से कर दी, यहाँ पे डोपिंग आपने पेंटावेलेंट से कर दी, और यहाँ ट्राईवेलेंट से कर दी। अगर ऐसा करेंगे तो आपको pn और p मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आपने यहाँ पे लिया, इसको भी पेंटावेलेंट से किया, इसको भी पेंटावेलेंट से किया, यहाँ पे इम्प्योरिटीज अलग अलग हैं, और यहाँ आपने ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी, तो ये आपका NPN बन जाता है। तो यानी कि दोनों तरह से आप बना सकते हैं, आइदर बाय डोपिंग, या दूसरा तरीका ये होता है कि एक p टाइप क्रिस्टल इधर लिया, दूसरा p टाइप क्रिस्टल इधर लिया, और इनके बीच में एक n टाइप क्रिस्टल लेके इन तीनों को कंप्रेशन टेक्निक से जोड़ दिया। इनको इस तरह से कंप्रेस करके इतना कंप्रेशन किया कि वो आपस में जुड़ गए। या एक n टाइप इधर लिया, दूसरा थोड़ा बड़ा n टाइप इधर ले लिया, इनके बीच में एक पतला p टाइप लिया, और इन तीनों को कंप्रेशन टेक्निक से जोड़ दिया गया। ये दोनों मेथड्स हैं
जिनसे कि ट्रांजिस्टर्स बनाए जा सकते हैं। और अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो तरह के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, पहला पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर तब होता है जब एक पी टाइप क्रिस्टल को दो एन टाइप क्रिस्टल्स के बीच में सैंडविच किया जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पी टाइप क्रिस्टल को दो एन टाइप क्रिस्टल्स के बीच में सैंडविच किया गया है। ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये बेस कहलाता है, एक हिस्सा एमिटर, दूसरा हिस्सा कलेक्टर। तीन टर्मिनल्स हो गए, एमिटर, बेस और कलेक्टर, और दो जंक्शंस हो गए, पहला ये जंक्शन, दूसरा ये जंक्शन। एक कहलाता है एमिटर बेस जंक्शन और दूसरा कहलाता है कलेक्टर बेस जंक्शन। पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें दो पी टाइप क्रिस्टल्स के बीच में एक एन टाइप क्रिस्टल को सैंडविच किया गया है। ये बेस है, ये आपका कलेक्टर और ये आपका एमिटर। सेम कंडीशंस है, सिर्फ जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स है वो चेंज हो गया है। इनका जो आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके सिंबल्स, एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल इस तरह से होता है। ये देखिए बाहर की तरफ को करंट आ रहा है, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, जहां अंदर की तरफ को जा रहा है ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। याद रखने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो अगर एन पे ही होगा, एन की तरफ से पी की तरफ को होगा, तो यहाँ जब एन की तरफ से पी की तरफ को चलेगा या पी की तरफ से बाहर को निकल रहा है तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब आ जाइए तीन टर्मिनल्स जो मैंने आपको बताया और दो जंक्शंस एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। तीन टर्मिनल्स एमिटर, बेस और कलेक्टर, इसको यहाँ और क्लैरिफाई किया गया है। बीच वाले को बेस कहते हैं, लेफ्ट वाले को एमिटर, राइट वाले को कलेक्टर। आप देख सकते हैं कि सबसे पतला जो है वो बेस है, एमिटर की चौड़ाई इससे थोड़ी ज्यादा है और कलेक्टर की चौड़ाई सबसे ज्यादा है। दो जंक्शंस, ये एमिटर बेस जंक्शन, जहां पे एमिटर और बेस जुड़ रहे हैं वो एमिटर बेस जंक्शन, जहां पे एमिटर और कलेक्टर जुड़ रहे हैं वो कलेक्टर बेस जंक्शन। एमिटर जो है वो मॉडरेट साइज का क्रिस्टल होता है, मतलब बाकी दोनों के बीच में सबसे बड़ा कलेक्टर, सबसे छोटा बेस और उन दोनों के बीच का जो साइज है वो एमिटर। मॉडरेट साइज का क्रिस्टल होता है, हेवी डोपिंग होती है, हेवीली डोप्ड होता है, यानी इंप्योरिटी लेवल इसमें बहुत ज्यादा होता है। इसके अंदर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं एज कंपेयर टू बेस एंड कलेक्टर। जो एमिटर बेस जंक्शन है उसको हमेशा फॉरवर्ड बायस किया जाता है, और जो एमिटर है, एमिटर बेस जंक्शन के थ्रू हमेशा जो आपके मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो बाहर की तरफ को मूव करते, इंजेक्ट होते हैं लार्ज अमाउंट में। बेस मिडिल सेक्शन होता है ट्रांजिस्टर का, ये सबसे पतला होता है और लाइट डोपिंग होती है, इसमें सबसे कम इंप्योरिटी मिली हुई होती है, तो इसमें ऑब्वियसली चार्ज कैरियर्स बहुत कम होते हैं। ये जो बेस है वो दोनों साइड से सर्किट्स बनाता है। एमिटर बेस सर्किट को इनपुट सर्किट कहा जाता है और कलेक्टर बेस सर्किट को आउटपुट सर्किट कहा जाता है। एमिटर बेस सर्किट या इनपुट सर्किट को हमेशा फॉरवर्ड बायस किया जाता है और कलेक्टर बेस सर्किट या आउटपुट सर्किट को हमेशा रिवर्स बायस किया जाता है। कलेक्टर जो होता है ये तीसरा आपका टर्मिनल है और ये सबसे बड़ा होता है साइज में और मॉडरेटली डोपिंग होता है, यानी कि हेवी डोपिंग आपके एमिटर की, लाइट डोपिंग आपके बेस की, और उन दोनों के बीच का डोपिंग आपका कलेक्टर का। कलेक्टर का क्या काम होता है, जो आपका एमिटर जो इनपुट सर्किट जो लार्ज अमाउंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सप्लाई कर रहा है उसको वो एक्सेप्ट करे और सर्किट में मूव करे। कुछ थोड़े बहुत चार्ज जो है वो मूव कर जाता है थ्रू बेस भी ऑल्सो, क्योंकि बेस में भी कुछ चार्ज कैरियर्स होते हैं तो वहां से भी मूव करता है, बट मेजॉरिटी पार्ट ऑफ चार्ज कैरियर मूव्स थ्रू कलेक्टर। जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस होता है, ये आपको मैंने बता ही दिया है। और अब हम आ जाते हैं कि करंट्स कौन कौन सी होती है ट्रांजिस्टर में। तीन करंट्स होती हैं, पहली एमिटर करंट जिसको आई से लिखा जाता है, दूसरी कलेक्टर करंट जिसको आई से लिखा जाता है, और तीसरी बेस करंट जो आई से लिखा जाता है। सबसे बड़ी एमिटर करंट, दूसरे नंबर पे कलेक्टर करंट और तीसरे नंबर पे बेस करंट। ऐसा हमेशा होता है कि IE इज इक्वल टू IC प्लस IB, यानी एमिटर करंट जो है जो निकल रही है, इनपुट करंट जो है वो आउटपुट करंट प्लस बेस करंट का सम होती है। ये तीन मैंने कंडीशंस आपको यहाँ पे लिख दी हैं, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो ट्रांजिस्टर है वो अलग अलग तरह से ऑपरेट करता है। इनपुट
जो आपका सर इनपुट जंक्शन एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो, कलेक्टर बेस जंक्शन आउटपुट जंक्शन है। जो पहले एमिटर बेस जंक्शन को पहले लिखा जाता है, कलेक्टर बेस जंक्शन को बाद में लिखा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स। यहाँ दोनों फॉरवर्ड, यहाँ दोनों रिवर्स, और यहाँ एमिटर बेस जो है वो रिवर्स है और कलेक्टर बेस जो है फॉरवर्ड है। इन कंडीशंस में जो ट्रांजिस्टर है वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। एफ आर में एक्टिव होता है, दोनों एफ हो तो सैचुरेशन हो जाता है, आर आर में कट ऑफ हो जाता है, यानी कहीं किसी कोई करंट कहीं नहीं फ्लो होती, और आर एफ में इन्वर्ट हो जाता है, यानी जो पहले करंट आपकी यहाँ फ्लो हो रही थी उसकी इन्वर्ट करंट यहाँ फ्लो होने लगती है। तो ये आपके आपको मैंने जस्ट ऐड कर दिया था क्योंकि कुछ हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बच्चे होते हैं उनके लिए, इसलिए ये स्लाइड्स में एडेड था। और यहाँ इसके साथ ही खत्म होता है आपका ये पार्ट जो रेक्टिफायर्स और ट्रांजिस्टर्स का था, और इसके साथ ही आपका खत्म होता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स का चैप्टर।